हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है केडी स्टडी मंत्रा पे। आज जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है क्लास 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक की, उसका 4th पार्ट है। इसमें भी हम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसी के आधार पे हम ज्योग्राफी के नोट्स को जानेंगे। पर्वत। अब पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? वलित पर्वत, खंड पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और उसके बाद में अवशिष्ट पर्वत। तो ये पर्वतों के 4 प्रकार होते हैं। एक वलित पर्वत, खंड पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और चौथा अवशिष्ट पर्वत। सबसे पहले हम वलित पर्वत के बारे में जानेंगे। वलित पर्वत हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब वलित पर्वत क्या होता है? पृथ्वी में जो आंतरिक हलचल होती है, पृथ्वी में क्या होती है, जो आंतरिक हलचल होती हैं, उसके कारण क्या होता है, सैलों में वलन होता है। और इन्हीं वलन के कारण जो वलित परतदार सैल होते हैं वह ऊपर उठते हैं और उसी के परिणाम से क्या होता है, वलित पर्वत का निर्माण होता है। जो परतदार सैल जो ऊपर उठते हैं उसी के कारण वलित पर्वत का निर्माण होता है। अब इसके उदाहरण, हिमालय इसका उदाहरण है वलित पर्वत का, यूरोपीय आल्प्स, उत्तरी अमेरिकी रॉकी पर्वत और दक्षिणी अमेरिकी एंडीज पर्वत, ये सब क्या है, वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अब है भ्रांस पर्वत। अब भ्रांस पर्वत को हम खंड पर्वत भी कहते हैं। अब सबसे क्या होता है, जो जैसे हमने जाना था, जो वलित पर्वत होता है उसका निर्माण क्या होता है, पृथ्वी के जो आंतरिक हलचल होती हैं उसके कारण होता है। ठीक उसी प्रकार जो भ्रंश पर्वत होता है उसका निर्माण भी जो पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण होता है। अब इसमें क्या होता है, जो परत सैल होते हैं, जो परतदार सैल होते हैं, उनमें क्या होता है, तनाव होता है और तनाव के कारण जो उन पे बल लगता है उसी के कारण क्या होता है, इन भ्रंश मतलब खंड पर्वत का निर्माण होता है। अब क्या होता है, दो समानांतर जो स्थान होते हैं, जो दो समानांतर भ्रंश होते हैं, उनके बीच की भूमि क्या होती है, ऊपर उठ जाती है और फिर इस पर्वत का निर्माण होता है। अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। फ्रांस का है वासजैज, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, उत्तरी अमेरिका में सिएरा नेवादा और यूरोप में राइन पर्वत, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब है ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकलता है उसके कारण ही इन पर्वतों का निर्माण होता है। जो हम देखते हैं ज्वालामुखी के कारण जो उनसे पदार्थ निकलता है उन्हीं के कारण इसका निर्माण होता है। अब ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल देखते हैं हम। जापान में फ्यूजिमा, इटली में विस, इवैक्डोर में कोटोपैक्सी, म्यांमार में पोपा, तंजानिया में किलिमंजारो, इवैक्डोर में एक और चिम्बरोजो और एंडीज में हम देखते हैं एंकेंगुआ। ये सब क्या है, ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। अब ज्वालामुखी पर्वत हम 3 प्रकार से देखते हैं। एक वह पर्वत जिनसे हम देखते हैं वो एक्टिव होते हैं, मतलब वो कभी भी उनसे ज्वालामुखी निकल सकता है। एक होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता और एक होते हैं बिल्कुल शांत पर्वत होते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं ये इक्वेडोर में है। इक्वेडोर में में भी हम 2 प्रकार के हम ये देख सकते हैं। एक तो जो वहाँ पे है उसमें हम देखते हैं कि वहाँ से ज्वालामुखी निकल सकता है, वो एक्टिव है, और दूसरा क्या है जिससे नहीं निकलता, वो जो क्या है, शांत ज्वालामुखी पर्वत है। अब है अवशिष्ट पर्वत। अब क्या होता है, जब नदियाँ या कोई भी झील वगैरह जब जाती है तो जब पानी से क्या होता है, मिट्टी का अपरदन होता है। अपरदन से क्या होता है, कुछ कठोर भाग तो खड़ा रहता है और कुछ भाग क्या होता है वहाँ से हट जाता है। अब जो भूखंड वहाँ पे खड़ा रहता है उसके कारण क्या होता है, अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे हमें नीलगिरी पर्वत का एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब ये इसको बनने में हम देखते हैं कि हजारों वर्ष लगते हैं इस तरह के पर्वतों को बनने में, क्योंकि क्या होता है, नदियों से क्या होता है, वो अपरदन होता रहता है और बाद में अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण हो जाता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं भारत में कौन कौन से हैं। नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल, अरावली, सतपुड़ा और महादेव जो पर्वत हैं वो इन्हीं सब का उदाहरण है। अब देखते हैं पठार। अब पठार क्या होता है, पठार लगभग जिसकी 1000 मीटर की ऊंचाई होती है, 1000 मीटर की ऊंचाई तक इनकी होती है और ये सपाट भूमि होती है ऊपर की साइड से। लेकिन हम दक्कन का पठार देखें, दक्कन का पठार क्या है, सबसे पुराना है भारत में।
अगर हम तिब्बत के पठार की बात करें, तिब्बत में क्या है 4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक के वहाँ पे पठार हम देख सकते हैं। अब क्या होता है, जो पठार होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब अफ्रीका के पठार की बात करें, वहाँ पे पठारों में सोना और हीरा निकलता है। जो अफ्रीका के पठार हैं उनमें सोना और हीरा निकलता है। और वही हम छोटा नागपुर के पठारों की बात करें तो वहाँ पे कोयला, लोहा और मैग्नीज जैसे पदार्थ इन पठारों में निकलते हैं। अब मैदान क्या होता है? अब मैदानी भाग क्या होता है? जो समुद्र तल से 200 मीटर तक की ऊंचाई पर मैदान होते हैं। अब क्या होते हैं, जब गंगा के पास, जो ये गंगा का पूरा इलाका है, ये हम देख सकते हैं गंगा का पूरा इलाका है। अब ये क्या है, जो सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पे क्या रहते हैं सबसे भीड़ भाड़ वाले लोग। मतलब यहाँ पे क्या है, जो गंगा के, हम ये बोल सकते हैं जो गंगा के जो आसपास का जो इलाका है वो क्या है, वहाँ पे काफ़ी घनी आबादी रहती है, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वो काफ़ी जनसंख्या वाला स्थान है गंगा के आसपास। अब भारत में जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। अब भारत में मौसम कैसा है? अब मौसम, पहली बात हम जानते हैं मौसम होता क्या है। जो दिन प्रतिदिन जो वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है उसको तापमान में, वर्षा में और सूर्य की विकिरण में, इन सब को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। अब भारत में क्या है, जो मौसम निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। गर्मी कब पड़ती है? मार्च से मई तक। वर्षा पड़ती है जून से सितंबर तक। और सर्दी पड़ती है दिसंबर से फरवरी तक। तो भारत में हम तीनों मौसम देख सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, भारत में मानसून कब लौटता है? अक्टूबर से नवंबर के समय पे भारत में क्या होता है, मानसून वापस लौटता है। अब कुछ शब्द, ये सारे शब्द किससे? वर्षा से रिलेटेड हैं। अब हिंदी में जब हम देखते हैं, हिंदी में बारिश को हम क्या बोलते हैं? वर्षा बोलते हैं। उर्दू में बोलते हैं बारिश। जो हम बारिश अक्सर बोलते हैं वो किसका शब्द है? उर्दू का शब्द है। हिंदी में वर्षा को क्या बोलते हैं? वर्षा ही बोलते हैं। मराठी में बोलते हैं पाउस। मराठी में वर्षा को क्या बोलते हैं? पाउस बोलते हैं। और बंगाली में क्या बोलते हैं? बौसी बोलते हैं बंगाली में। अब जलवायु क्या होती है? जलवायु क्या होती है? किसी भी स्थान पे काफ़ी औसतन मौसम, मतलब काफ़ी लंबे समय से जो वहाँ का जो औसतन मौसम होता है उसको हम वहाँ की जलवायु कहते हैं। काफ़ी लंबे समय से वहाँ का अध्ययन कर रहे होते हैं कि वहाँ पे मौसम में क्या परिवर्तन आ रहा है। और जो पूरा औसतन तापमान, औसतन जो वहाँ पे जो वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। और भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। अब भारत की स्थिति, अब भारत की स्थिति कैसी है? भारत में उष्णकटिबंधीय कृषि पाई जाती है जो वर्षा पर निर्भर होती है। जो भारत में कैसी कृषि पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय कृषि पाई जाती है जो वर्षा पर निर्भर होती है। और जो जलवायु किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है? सबसे पहले वहाँ की जो स्थिति कैसा है, मकर रेखा के पास है, उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में है, विषुवत रेखा के पास है, उसकी कितनी ऊंचाई है, कितना ऊंचा है वो, उसका समुद्र से वो कितनी दूरी है, कितना वहाँ पे उच्च वाचन है, इन सब पे कहीं की भी जलवायु होती है वो निर्भर करती है। अब भूमि की परत, अब भूमि की परत क्या होती है? 60 मीटर की जो भूमि की परत होती है उसको हम उद्गामी परत कहते हैं। जो 40 मीटर की परत होती है उसको हम वितान कहते हैं। जो 20 मीटर की परत होती है उसको हम तरुण व वृक्ष कहते हैं। और जो 1.5 मीटर की परत होती है उसको हम झाड़ी वाली परत कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, अब प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? जो हम देखते हैं घास, पेड़ पौधे, ये सब क्या होते हैं? मनुष्यों और जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए क्या होते हैं? काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो हम प्राकृतिक वनस्पति का महत्व जो होता है वो देख सकते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब ये क्या होते हैं? जो ये वन होते हैं यहाँ पे क्या होती है? काफ़ी अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे काफ़ी अधिक वर्षा होती है। उसके कारण क्या होता है कि जो ये देख सकते हैं, ये वन क्या होते हैं? ऊपर से पूरे ढक से जाते हैं। इसलिए क्या होता है, कभी भी यहाँ पे क्या होता है कि जो सूरज की रोशनी होती है वो ज़मीन पे बिल्कुल मुश्किल से ही पहुँच पाती है, क्योंकि ऊपर से पूरे ये ढके होते हैं। अब क्या होता है, जो ये पेड़ होते हैं वो अलग अलग समय पे अपने पत्ते गिराते हैं। उसका कारण, उससे फ़ायदा क्या होता है कि कभी ये हमेशा क्या होते हैं? हरे भरे रहते हैं। जब ये पेड़ होते हैं अलग अलग समय पर अपने पत्ते गिराते हैं उसके कारण ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। अब ये मिलते कहाँ कहाँ पे हम ये देख सकते हैं? उत्तरी पूर्वी राज्यों में देख सकते हैं, अंडमान निकोबार में देख सकते हैं, और पश्चिमी घाट पे इन जंगलों को, इन वनस्पतियों को देख सकते हैं। अब इसमें प्रमुख पेड़ कौन से हैं?
मोहगनी, रबोनी और रोजवुड, ये इनके क्या हैं, मुख्य पेड़ हैं। अब हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये कौन से वन होते हैं। अब ये वन क्या होते हैं, ये वन वर्षा पर निर्भर करते हैं। अब ये अगर वर्षा होती है तो ये काफ़ी अच्छे दिखते हैं, अगर वर्षा नहीं होती तो ये काफ़ी सूख से जाते हैं। अब क्या होते हैं, जैसे ही कुछ समय बाद ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि क्या होते हैं जब ये वन वर्षा पर निर्भर होते हैं तो इन पर क्या होते हैं, पानी की कमी, पानी को अपने अंदर बचाए रखने के लिए ज़मीन में, तो ये कुछ समय बाद अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसलिए क्या होते हैं, ये पतझड़ भी है, पतझड़ के मौसम के टाइम पे ये देख क्या होते हैं, इनमें पत्तियां यहाँ पे नहीं होती, हम देख सकते हैं सारे जितनी पत्तियां नीचे यहाँ पे गिरी हुई हैं। अब ये क्या होती है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में ये सब पाए जाते हैं। अब प्रमुख पेड़ कौन से हैं, सोगान, शीशम, नीम, पीपल, ये सब क्या है इसके प्रमुख पेड़ हैं। अब कंटीली झाड़ियाँ, अब कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, शुष्क मौसम में। अब हम राजस्थान में देख सकते हैं, राजस्थान में क्या होता है, शुष्क मौसम होता है, इसलिए वहाँ पे क्या पाई जाती हैं, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। हम देख सकते हैं कि ना ज़्यादा इनकी हाइट होती, ना ज़्यादा घनी होती, और ज़मीन भी हम इनसे साफ देख सकते हैं। तो इसमें प्रमुख पेड़ कौन से हैं, कैक्टस, बेर, बबूर और लीकर, ये इन सब के क्या हैं, ये प्रमुख पेड़ हैं इस प्रकार की वनस्पतियों के। अब हम देखते हैं पर्वतीय वनस्पतियाँ। अब पर्वतीय वनस्पतियाँ क्या होती हैं, काफ़ी ऊंचाई पे होती हैं। अब जो जितनी जितनी ऊंचाई पे होंगी उतने उतने प्रकार की थोड़ी बदलाव के साथ ये देखी जा सकती हैं। ये क्या होती हैं, 1500 से 2500 की जो ऊंचाई होती है, 1500 से 2500 मीटर की जो ऊंचाई होती है उस पर ये पाई जाती हैं। अब इसमें प्रमुख पेड़ कौन से होते हैं, चीड़, पाइन और दावेदार, इन पे हम देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर ये वनस्पति हैं और ये काफ़ी ऊंचाई पे होती हैं। तो इनके प्रमुख पेड़ कौन से, चीड़, पाइन और दबोदर, दबोदर इनके क्या हैं, प्रमुख पेड़ हैं। अब है मैंग्रोवे वन। मैंग्रोवे वन क्या होते हैं, मैंग्रोवे वन क्या होते हैं, ये खारे पानी में रह लेते हैं। जो मैंग्रोवे वन होते हैं ये क्या होते हैं, खारे पानी में रह सकते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, ये अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें क्या होते हैं, सुंदरी जो इन्हीं की प्रजाति है। जो अंडमान निकोबार में जो सुंदरी वनों की प्रजाति है वो किन की है, इन्हीं की प्रजाति है, इसलिए इनको सुंदर वन भी कहा जाता है। अब क्या होते हैं, वन क्या होते हैं हमारे लिए, क्या होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। वन से हमें लकड़ी मिलती है, गोंद मिलती है, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, ये सब क्या होते हैं हमें वनों से मिलती हैं, वनस्पतियों से मिलती हैं। इसलिए क्या होते हैं, जो वनस्पतियाँ होती हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं। हम ये नहीं बोल सकते जो घने होते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, उन वो भी हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होती हैं, उनसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बनती हैं। अब हम देखते हैं प्रवासी पक्षी। अब प्रवासी पक्षी क्या होता है, जब हम देखते हैं काफ़ी यहाँ पे ठंड पड़ती है दिसंबर से मार्च में, यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत तरीके के प्रवासी पक्षी आते हैं। तो उसमें कौन कौन से मुख्य हैं, सबसे पहले हम देखते हैं रोजी पेलिकन। ये कौन है, रोजी पेलिकन नाम का पक्षी है। अब ये क्या होता है, इसका मूल स्थान कहाँ पे, अमेरिका, कनाडा और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इसका क्या है, मूल स्थान है। इसका आकार क्या होता है, इसका आकार होता है 120 से 140 सेंटीमीटर ऊंचा होता है ये। अब इसका जो भार होता है लगभग 10 किलोग्राम का होता है। तो ये रोजी पेलिकन है, कहाँ से आता है, ये अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से ये पक्षी भारत में आता है। कब, दिसंबर से मार्च के महीने में। अब है साइबेरियन क्रेन। अब साइबेरियन क्रेन का जो मूल स्थान वो कहाँ पे है, रूस और साइबेरिया। साइबेरियन क्रेन का मूल स्थान कहाँ पे, रूस और साइबेरिया से है, वहाँ से ये कहाँ पे आता है, भारत में आता है। इसका आकार क्या है, 140 सेंटीमीटर ये ऊंचा होता है। अब इसका भार होता है 5 से 9 किलोग्राम का इसका भार होता है। और इसकी आयु 15 से 20 साल तक ये जीवित रहते हैं। तो हमें ध्यान रखना, जो साइबेरियन क्रेन कहाँ से आती है, रूस और साइबेरिया से आती है। और किस समय पे आती है, ये भी सर्दियों के मौसम में ही आती है। अब हम देखते हैं ब्लू थ्रोट बर्ड। अब ये जो ब्लू थ्रोट बर्ड है ये कहाँ से आती है, भारत में उत्तरी अमेरिका से आती है। ये उत्तरी अमेरिका से यहाँ पे आती है। और इसका जो हाइट होती है कितनी होती है, 13 से 14 सेंटीमीटर की इसकी हाइट होती है। मतलब इसकी आकार कितना होता है, 13 से 14 सेंटीमीटर का इसका आकार होता है। और इसकी उम्र होती है लगभग 8 वर्ष की इसकी उम्र होती है। तो हमें याद रखना है
जो ब्लू थ्रोट बर्ड है कहाँ से आती है? उत्तरी अमेरिका से आती है। अब है ग्रेटर फ्लेमिंग। जो ग्रेटर फ्लेमिंग है उसका मूल स्थान है दक्षिणी अमेरिका के जो देश हैं वहाँ से ये आती है। इसका आकार क्या है? 120 से 140 सेंटीमीटर तक ये ऊंचे होते हैं। इनका वजन होता है लगभग 4 किलोग्राम और ये इनकी जो आयु होती है इनकी 20 वर्ष की आयु होती है। मतलब ये 20 वर्ष तक ये लगभग जीवित रहते हैं। तो ये जो ग्रेटर फ्लेमिंग है पक्षी, ये कहाँ से आता है? दक्षिणी अमेरिका के देशों से आता है। अब है येलो वेज टेल। अब जो येलो वेज टेल ये पक्षी यहाँ पे देख सकते हैं, ये येलो वेज टेल पक्षी ये कहाँ से आता है? पश्चिमी यूरोप से भारत में आता है सर्दी के समय पे। अब इसका आकार क्या होता है? 120 से 140 सेंटीमीटर तक ये ऊंचा होता है। जो येलो वेज टेल है वो 120 से 140 सेंटीमीटर तक ऊंचे हो सकते हैं ये। अब ये इनका जो वजन होता है वो कितना हो सकता है? इनका 4 किलोग्राम तक का इनका वजन हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपको हमारी ऐसी ही अच्छी वीडियो देखनी है, हमारी अच्छी वीडियो को समझना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, जो हमारी जो अगली वीडियो आएंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपके कोई भी हमारी वीडियो में कुछ भी क्वेश्चंस हैं या कुछ भी और आगे आप जानना चाहते हो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो, जिससे हम आपका रिप्लाई कर सकें और आपको आपकी जो समस्या है जो या आप जो भी पूछना चाहते हो उसकी जानकारी आपको मिल सके। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हमारी जो ये वीडियो चल रही है इसका 5वां पार्ट भी जल्द आएगा। थैंक यू।